वेटलैंड या आर्द्र भूमि ये ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां पर भूमि और जल दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे आप दलदल कह सकते हैं, नदियां कह सकते हैं, नदियों के किनारे कह सकते हैं, झीलें कह सकते हैं। अब इन्हीं को लेके, इन्हीं आर्द्र भूमियों को लेकर ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर। वहां पर 1971 अर्थात 1971 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई और इस संधि का उद्देश्य था कि इन जो आर्द्र भूमि है, इन भूमियों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाए। अब इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में जिस जगह पर यह कन्वेंशन हुआ, जिस जगह पर यह अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, उस पर हस्ताक्षर किए गए, इसीलिए इसको रामसर के नाम से ही जाना भी जाता है। अब इसके तहत इसकी हर 3 साल में बैठक होती है। हर 3 साल में जो बैठक आयोजित होती है उसको कॉप कहते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। अब इसमें, इस बैठक में जो सदस्य देश होते हैं वो ये नियमित बैठक होती है, हर 3 साल पर होती है। अब इस बैठक में संरक्षण से जुड़े हुए विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण की दिशा में क्या रणनीति बनाई जाए उस पर चर्चा की जाती है, उस पर निर्णय लिया। इसी कड़ी में 15वीं कॉप 15 यानी कि रामसर कॉप 15 की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। 31 जुलाई को ये समाप्त हुई है। अब इस बैठक की क्या प्रमुख बातें हैं, उन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें वो कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। रामसर कॉप 15 के संदर्भ में बात करते हैं पहले प्रमुख तथ्य पर। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा में इसीलिए है क्योंकि कॉप 15, रामसर कॉप 15, याद रखिएगा ये बैठक 3 साल में होती है और जो दूसरा कॉप आप प्रचलित देखते हैं उसकी भी नियमित वार्षिक बैठक होती है, दोनों में अंतर है। तो कॉप, रामसर कॉप की हम बात कर रहे हैं। रामसर कॉप 15 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में हुआ है। जिम्बाब्वे जो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है और ये यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स स्थित है। विक्टोरिया फॉल्स और विक्टोरिया झील दोनों में अंतर है, तो ये याद रखिएगा। विक्टोरिया झील इसीलिए देखिए यहाँ पर स्थित है जो कि तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ पर बात विक्टोरिया फॉल्स की हो रही है जो कि जिम्बाब्वे में स्थित है। अब यहीं पर चूंकि एक विश्व धरोहर स्थल भी है, यहीं पर इस बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक कब से कब तक चली? तो 21 जुलाई से लेकर ये 31 जुलाई तक, संभवतः यही डेट है, 21 या 23 जुलाई है, वो आप देख लीजिएगा। 31 जुलाई को ये डेट समाप्त हुई है, ये बैठक समाप्त हुई है। अब विश्व धरोहर स्थल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस जगह पर यह बैठक हुई है विक्टोरिया फॉल, उसको स्थानीय भाषा में, वहां की स्थानीय भाषा जो है वो लोजी है, उसमें मोसी आ टुन्या कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गर्जना करती धुएं जैसा जलप्रपात। ठीक। अब यहाँ पर जिस जगह पर यह बैठक संपन्न हुई, वहां पर चित्र में आप देख सकते हैं हाथी और दरियाई घोड़े भी दिखाई दे रहे थे। तो ये इसकी प्राकृतिक प्रासंगिकता को भी दर्शाता है कि यहाँ पर जिस जगह पर यह बैठक हो रही है तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी कितना महत्वपूर्ण है। तो वेटलैंड्स का संरक्षण इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैव विविधता से जुड़ा हुआ ये मामला भी है। अब देखिए, रामसर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी सीओपी 15 के बारे में अगर मुख्य तथ्य हम जाने तो कहां पर आयोजित हुआ? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ। 23 जुलाई, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, 23 जुलाई से 31 जुलाई तक ये बैठक संपन्न हुई है जुलाई 2025 में। 31 जुलाई 2025 तक ये चली है। इसमें लगभग 3000 अगर बात करें तो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, इसमें प्रतिभाग किए हैं और साथ साथ जिम्बाब्वे की सरकार और रामसर सचिवालय ने मिलकर इसका आयोजन कराया। साथ ही साथ अगर अफ्रीका महाद्वीप के दृष्टिकोण से देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ये दूसरी बार आयोजित हुई है, यानी कि रामसर कॉप की बैठक इससे पहले भी अफ्रीका में हो चुकी है। वो कब हुई है? देखिए, वो हुई है आपकी इससे पहले 2005 में। 2005 में युगांडा में पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में आप कह सकते हैं कि रामसर कॉप की मेजबानी यहाँ पर युगांडा कर चुका है। इसके अलावा ये जिम्बाब्वे का जो ये आप देख रहे हैं सिनेरियो, जिम्बाब्वे का जो विक्टोरिया फॉल है, यहाँ पर ये दूसरी बार रामसर कॉप की बैठक आयोजित हुई है। अब जिम्बाब्वे से पहले चीन जो था, चीन ने 3 वर्षीय रामसर की अध्यक्षता संभाली थी। अब इसके बाद चीन के बाद जिम्बाब्वे ये अध्यक्षता अगले 3 वर्षों तक करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठक हुई है। और अगली बैठक की बात करें, कॉप 16 की अगर बात करें, यानी कि रामसर कॉप 16 की बात करें, तो वो उसकी मेजबानी 2028 में पनामा करेगा। तो ये तथ्य भी याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसका इस बार का मुख्य थीम क्या था? हर बार का एक थीम होता है, निश्चित कुछ उद्देश्य तय किए जाते हैं जिस पर कि अगले 3 वर्षों तक उस रणनीति के हिसाब से काम किया जाता है।
तो देखिए, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारे साझा भविष्य के लिए जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, उनकी रक्षा, ये इस बार का इसका थीम था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जैसा कि वेटलैंड्स के लिए ही ये होता है, तो जो आर्द्र भूमि होती है, यानी कि ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर भूमि और जल मिलते हैं, इसमें दलदल, झीलें, नदियां, किनारे इत्यादि शामिल होते हैं, इनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए? तो पहला उद्देश्य तो यही। क्यों ये उद्देश्य है? क्योंकि जैव विविधता से जुड़ा हुआ ये प्रश्न होता है। जैसे कि कोई भी आर्द्र भूमि हुई, उदाहरण के तौर पर आप केवलादेव का उदाहरण ले सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। हजारों प्रवासी पक्षी क्यों आते हैं? क्योंकि वो वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि है। तो अगर हम आर्द्र भूमि को संरक्षित नहीं रखेंगे तो ये प्रवासी पक्षी आएंगे नहीं, और प्रवासी पक्षियों से जुड़ा हुआ जैव विविधता से संबंधित जितने पहलू हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे। तो एक तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण इसका उद्देश्य है। दूसरा यह है कि स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो मानक ज्ञान है उसी को नहीं, बल्कि जो लोकल नॉलेज है, यानी कि बहुत से ऐसे आर्द्र भूमि हमको देखने को मिलेगी, बहुत से ऐसे वेटलैंड्स होंगे जो स्थानीय स्तर पर वहां के लोगों के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा अपने लोकल मेथड से संरक्षित उसको रखा जा रहा है, परंपरा में वो रखा जा रहा है। उनके अपने तरीके होते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी भी जनजातीय समुदाय द्वारा अगर किसी भी वेटलैंड्स का पारंपरिक तरीके से संरक्षण हो रहा है, किसी झील का ही संरक्षण किया जा रहा है, किसी दलदल का ही किया जा रहा है, तो उनके ज्ञान का उपयोग भी यहाँ पर उसको मान्यता दी गई है। यानी कि वो जो लोकल नॉलेज है, स्थानीय ज्ञान है और पारंपरिक ज्ञान है, उसको भी यहाँ इनहेंस करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की गई है। इस लिहाज से भी COP15 जो है, ये भी इसका उद्देश्य है, ये भी याद रखिएगा। और जलवायु परिवर्तन से निपटना तो है ही, क्योंकि आप जानते हैं जो ये वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती हैं, ये जलवायु परिवर्तन को भी, उसके लिए भी सुरक्षा का एक कवच की तरह होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी वेटलैंड्स होते हैं, वो बारिश का जब पानी होता है तो उसको अपने आप में सहेजने का काम करती हैं। इसके बाद आप देखेंगे जब बाढ़ की स्थिति होती है तो ये वेटलैंड्स उसको कंट्रोल करने का काम भी करती हैं। साथ ही साथ कार्बन सिंक के तौर पर तो काम करती ही करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी ये सहायक होती है। तो ये इसके उद्देश्य थे। मुख्य उद्देश्यों और थीम के बाद अब चलते हैं, क्या प्रमुख घोषणाएं और प्रस्ताव रही, उस पर एक नजर डालते हैं। प्रमुख घोषणाओं और प्रस्तावों की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 13 प्रस्ताव यानी 13 रेजोल्यूशन थे जो कि यहाँ पर पारित किए गए। इनमें जो प्रमुख विषय हैं उन पर एक एक करके अब चर्चा हम एक बार देख लेते हैं। पहला यह है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स को रिस्टोरेशन, यानी कि उसकी पुनर्स्थापना करना। अब देखिए, जो वेटलैंड्स होते हैं यानी आर्द्र भूमि होती है, उसके रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जैसे आर्द्र भूमि है, उसको फिर से हम, अगर वो किसी भी कारण से वो डिस्टर्ब हो गई है तो उसको हम रिस्टोर करें। यानी कि पुराना हो गया है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है, सूख चुका है अगर वो वेटलैंड, तो हम दोबारा उसको उसकी प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो वेटलैंड रेस्टोरेशन की पुनर्स्थापना पहला ये रेजोल्यूशन था, जिसमें कि ये भी कहा गया था इसके साथ साथ कि जो ताजा पानी होता है उसके पारिस्थितिक प्रणाली यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी फिर से बहाल करने के लिए यहाँ पर प्रयास होगा। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो भी इसके सदस्य देश हैं वो अपने राष्ट्रीय कानून में इसके लिए प्रयास करेंगे। यानी राष्ट्रीय कानून में कैसे ताजे पानी के पारिस्थितिक प्रणाली को बढ़ाया जाए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बढ़ाया जाए, उसके लिए पॉलिसी डेवलप करने का भी यहाँ संकल्प लिया गया। साथ ही साथ प्रवासी पक्षियों की रक्षा, यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी बात की गई है। जैसे कि केवलादेव का उदाहरण आपको दिया ही गया। साइबेरियन क्रेन की ही आप बात कर सकते हैं। साइबेरियन क्रेन जो सदियों से भारत में आते रहे हैं, अब ये क्या करते हैं? भारत में उनके एक विश्राम स्थल के रूप में इसको देखा जाता है। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके पीछे जिम्मेदार है यही आपके वेटलैंड्स। तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनका जो प्रवास मार्ग है, यानी कि उनका फ्लाई वेज जो है, उसको सुरक्षित किया जाए, ये भी यहाँ पर बात हुई है। IUCN रेड लिस्ट के आंकड़ों के आधार पर महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की पहचान के लिए कुछ मानदंड भी तय किए जाए, ये भी बात इसमें हुई है। ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप, यानी कि प्रवासी पक्षियों के लिए जो ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप है, इसकी भी स्थापना की जाएगी। इसका भी एक संगठन बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा? प्रवासी पक्षियों के लिए ही, उनके लिए एस्टिमेट पार्टनरशिप के लिए ही ये संगठन काम करेगा। समान और समावेशी शासन, यानी कि जो आर्द्र भूमि है उनके मैनेजमेंट में सभी समुदायों की भागीदारी होगी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, सबका इसमें सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा, भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि एक सामुदायिक भावना यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। ये इसको इसी से जोड़ के देख सकते हैं कि जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, निजी और सार्वजनिक दोनों प्रयास नहीं होंगे, तब तक गवर्नमेंट के लेवल पर केवल किताबी बातें हो सकती हैं,
जब तक उसमें हर व्यक्ति का योगदान नहीं होगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी जब एक साथ मिल जाएगी तो चीजें धरातल पर वास्तव में दिखाई देगी। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अर्बन वेटलैंड्स यानी कि स्थानीय ज्ञान का उपयोग होगा और साथ साथ जो शहरी वेटलैंड्स है उसको भी संरक्षित करने की दिशा में काम किया जाएगा। जैसे कि आपने शहरों में देखा होगा कि शहरों में भी तमाम ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पानी इकट्ठा होता है, तो वो भी एक वेटलैंड होता है, लोकल वेटलैंड के तौर पर उसको आप देख सकते हैं। तो ऐसी दिशा में उस वेटलैंड के माध्यम से भी वो भी बाढ़ को कंट्रोल करने की दिशा में काम करेगा, कार्बन सिंक के लिहाज से काम करेगा। तो स्थानीय ज्ञान का उपयोग करते हुए ऐसे वेटलैंड्स को भी संरक्षित करने की दिशा में काम किया जाएगा। फिर विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन भी अपनाया गया जिसमें यह कहा गया कि पॉलिटिकल रूप से यानी राजनीतिक तौर पर या वित्तीय संसाधनों के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन तीनों ही क्षेत्रों में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग करके इस चीज पे काम करना है, राजनीतिक रूप से भी दिखाई देना है यानी नियम कानून भी बनाना है, साथ साथ वित्तीय संसाधन भी इस दिशा में कैसे बढ़ाए जाएं यानी फाइनेंस कैसे मजबूत हो ताकि सिर्फ बातें ना हो, वो चीज इंप्लीमेंट किया जा सके, इस पर काम किया जाएगा। नवीन रणनीतिक योजना 2025 से 27 के लिए एक योजना भी, इस पर भी बात हुई, इस पर भी संकल्प पारित हुआ। इसके अंतर्गत 4 लक्ष्य और 18 उद्देश्य के साथ इसको भी अपनाया गया नवीन रणनीतिक योजना को। इसमें क्या कहा गया कि इसमें यही कहा गया कि IUCN जो रेड लिस्ट है और विशेषज्ञ समूहों के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर जो अंतरराष्ट्रीय महत्व जिन भी आर्द्र भूमियों का, वेटलैंड्स का इंटरनेशनली वो इंपॉर्टेंट है, उनकी पहचान के लिए एक नए मानदंड को अपनाया जाएगा। यानी कैसे उसकी पहचान होगी, तो IUCN रेड लिस्ट और विशेषज्ञ समूहों का जो आंकड़ा है उसके आधार पर अभी तक जिस तरह से पहचान हो रही थी उस पहचान के मानदंड में परिवर्तन करते हुए नए चीज को अपनाने के लिए यहाँ पर संकल्प पारित हुआ। फ्रेश वाटर चैलेंज के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रयासों को गति देने की बात की गई, यानी सदस्य देश को यह कहा गया कि वो अपने राष्ट्रीय कानून में, जो भी अपने देश का कानून हो, उसमें ऐसी नीति बनाएंगे कि फ्रेश वाटर को फिर से चैलेंज जो है उस चैलेंज को समाप्त किया जा सके। वित्तीय पहलू की बात अगर हम करें आगे की राह के अंतर्गत, यानी कि इसमें आगे की राह क्या हो, अब जैसे रिस्टोरेशन की ही बात की, अगर लोकल लेवल पर आप देखिए, जब तक ये प्रयास केवल हम कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में है, तब तक को तो सार्वजनिक प्रयास हुआ तो ठीक, अगर सार्वजनिक प्रयास नहीं पहुंचा तो बहुत ऐसी जगह हैं जो उपेक्षित रह सकती। जैसे आप देखे होंगे कि कई ऐसे तालाब होते हैं जो कूड़े से भर गए हैं, तो रिस्टोरेशन अगर लोकल लेवल की भी उसमें सहभागिता होगी, अगर वो कूड़े से भर गया है तालाब तो उसकी सफाई करने के लिए लोग वहां के जागरूक होंगे, फिर से वहां पर पानी भरा जा सकता है उनके प्रयास से, और वहां की जो विविधता खो गई थी उस विविधता को फिर से लौटाया जा सकता है। इस रिस्टोरेशन के प्रयास में क्या किया जा सकता है, जल आपूर्ति उस जगह पर सुनिश्चित कर दी जाए कि विभिन्न जगहों से जल वहां पर साफ हो और वह इकट्ठा हो, भूमि अधिग्रहण करके उस चीज को रिस्टोर किया जा सके। प्रवासी पक्षियों का अगर कोई प्रजनन वाला जगह है तो उसको पूरी तरह से समाप्त न होने दिया जाए, उसको ठीक से वहां पर संरक्षण उसका किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं, इसके अलावा इसमें क्या आगे की राह हो सकती है, तो आगे की राह के अंतर्गत यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं, भविष्य इसका और उन्नत हो सकता है और भविष्य उज्जवल हो सकता है। जैसे वित्तीय पहलू की अगर बात करें तो यहाँ पर COP15 की अगर बात करें, रामसर COP15 की, तो 4.1% की यहाँ पर वृद्धि दिखाई दी है, यानी लगभग $19.4 मिलियन का यहाँ पर एक त्रैवार्षिक यानी कि 3 वर्ष का जो बजट है वो यहाँ पर दिखाई दिया है। अब इसमें पिछले बजट की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि हालांकि थोड़ी ही है, लेकिन वृद्धि हुई है। 2025 से 27 के लिए इसको पारित किया गया है। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है यानी दीर्घकालिक जो वित्त है उसके विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ये आंशिक प्रगति ही सही, इसको आगे की राह पर हम बोल सकते हैं कि ये आगे की राह है। हम इसको और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है उस पर सहमति अगर बन जाएगी तो ये आगे इसको और अच्छी दिशा दे सकता है। शासन और समावेशिता की बात कर लें तो यहाँ पर OECMS यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर में वेटलैंड्स की भूमिका को समर्थन दिया गया है। इसका उदाहरण ऐसे समझिए, ये क्या होता है OECMS, यानी कि किसी भी गांव द्वारा अगर पारंपरिक तरीके से संरक्षित की गई कोई झील है या कोई दलदल है तो वहां पर जैव विविधता की रक्षा होती है, वो भी जैव विविधता के संरक्षण का एक सेंटर है। अब ऐसे में केवल ये कहना कि केवल नेशनल पार्क या जो अभयारण्य है वहीं तक जैव विविधता का संरक्षण सीमित है, तो ऐसी बात नहीं है। लोकल लेवल पर भी इस तरह के जो वेटलैंड्स है वो जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और उनको भी, उनके भी प्रयासों को COP15 में मान्यता दी गई है। तो ये अगर उनकी भूमिका को समर्थन दिया जा रहा है तो ये आगे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। साथ ही साथ जो शहरी आर्द्र भूमि है जिसका भी उदाहरण आपको दिया गया, उनके संरक्षण से प्रयास बेहतर हो सकते हैं। युवाओं और पारंपरिक ज्ञान पर विशेष प्रस्ताव यहाँ पर
जो देखा गया है वो भी आगे की राह के अंतर्गत इसको हम शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो युवा थॉट है, युवा विचार है, उनको लिया जाए, उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जाए और आर्द्र भूमि के संरक्षण में उनकी भूमिका को निश्चित किया जाए। कागज पर सिर्फ हम इसको न छोड़ें बल्कि अपनी राष्ट्रीय नीतियों में, अपने राष्ट्र की जो रणनीतियां हैं उनको बनाने में भी हम इसका उपयोग करें। इसके अलावा अंतिम आह्वान यानी क्लोजिंग कॉल की गई वहां पर, वहां के जो पर्यावरण मंत्री थे उनके द्वारा, और ये कहा गया अंतिम काल के ये कॉल करके ये कहा गया कि इन सारी चीजों को अपने राष्ट्र की जो पॉलिसी है उसमें आप इंप्लीमेंट करिए। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही गई कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे अनेक मुद्दों पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे यूएनएफसीसी है, या आप कह सकते हैं जो मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ है, इस तरह अगर आप देखें तो इनके साथ भी COP15 में इन सबका सिनर्जी, इन सबका समन्वय, तो हम कह सकते हैं कि अगर सबके इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उसके साथ साथ अगर इसका समन्वय किया जाएगा, यानी कि COP15 का समन्वय अगर हो रहा है, COP15 में ये समन्वय की जो बात कही गई है, अगर ये होता है, इस अपील को अमल में लाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रभावी और एक एकीकृत परिणाम यानी इंटीग्रेटेड रिजल्ट हमको देखने को भविष्य में मिल सकता है। यहाँ पर एक खास बात और है कि भारत ने भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। भारत के द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया और जिसको कि 172 सदस्य देशों के साथ साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पर्यवेक्षकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। भारत का प्रस्ताव क्या था, तो याद रखिएगा, वेटलैंड्स के समझदारी पूर्ण उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। स्थायी जीवन शैली मतलब कि ऐसी जीवन शैली हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित हो। तो यहाँ पर भारत के द्वारा इस प्रस्ताव को भी आप याद रखेंगे, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। इसका मतलब ही ये हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा दिया जाए। ऐसा ना हो कि आप प्लास्टिक का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, ऐसी चीजों का उपयोग करिए कि जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इससे क्या होगा, हमारे संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे वेटलैंड्स भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा विकास भी बाधित नहीं होगा। साथ साथ COP16 की मेजबानी की अगर बात करें, यानी कि अगली जो बैठक होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, अगली बैठक कब होगी, तो 2028 में होगी और पनामा में होगी। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और अभ्यास प्रश्न अब छोड़ते हैं आपके जिम्मे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। क्या है अभ्यास प्रश्न, तो रामसर COP15 का आयोजन जिम्बाब्वे के किस शहर में हुआ था? विकल्प आपके सामने हैं, हरारे, बुलावायो, विक्टोरिया फॉल्स या मापुटो। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।